पूरे देश में पुणे कार क्रैश की बहुत ज्यादा बातें चल रही है और किस तरह से मजाक उड़ाया जा रहा है उन दो जानों का जो पुणे कार क्रैश में गई। लेकिन उसी तरह से बिल्कुल कवर्धा, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में भी 19 ट्राइबल जाने गई और वो भी सरकार की लापरवाही की वजह से। पुणे कार क्रैश में तो एक 17 साल के लड़के की लापरवाही थी, लेकिन यहां पर सरकार की लापरवाही, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही की वजह से 19 बैगा आदिवासियों ने अपनी जान गंवाई। और इसी चीज पर और बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुनील जी जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस पूरे विषय पर बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने इस एक्सीडेंट को संज्ञान पर लिया है और इस पर अपनी टिप्पणी भी दी है। लेकिन इस पर लगातार पॉलिटिक्स चल रही है, कई ऐसे सवाल हैं जो इस पर उठाने चाहिए और हर किसी को उठाने चाहिए और जोर जोर से पूछना भी चाहिए सरकार से कि ऐसा क्यों और इतनी सारी लापरवाहियां क्यों की गई। ये एक मेजर एक्सीडेंट नजर आता है, अगर आप दूर से देखें तो एक मेजर एक्सीडेंट नजर आता है, रोड एक्सीडेंट, जिसमें गाड़ी का जो ब्रेक है वो फेल हो गया था, ड्राइवर कूद जाता है और ड्राइवर के साथ साथ कई ऐसे जो मेल जितने भी लोग थे, यानी कि जितने भी पुरुष उस पिकअप वैन में सवार, 30 लोगों में जितने भी पुरुष उस पिकअप वैन में सवार लोग थे वो भी कूद जाते हैं। लेकिन जो नहीं कूद पाता है वो होती है महिलाएं और बच्चे, वो बिल्कुल नहीं कूद पाते हैं और इसलिए 40 फीट खाई में वो गाड़ी गिर जाती है। और इसी पर आज हम करेंगे अपना राउंड अप। नमस्कार, जय जौहार, मेरा नाम सुमी केवल पटेल है और मैं आप सभी का स्वागत करती हूं आज के राउंड अप में। और आज हम करेंगे जनहित पर बात, उसी पर फोकस रहेगा सर कि किस तरह से लापरवाही बरती गई। पिकअप वैन, यूजुअली पिकअप वैन की जो घटना है पूरे छत्तीसगढ़ में आए दिन की खबर होती है कि कैसे पिकअप वैन से आदिवासी तेंदुपत्ता कलेक्ट करके ला रहे थे या कहीं जा रहे थे और पिकअप वैन पलट जाती है तो एक्सीडेंट हो जाता है, जाने चली जाती हैं। लेकिन इस वाले पिकअप वैन में जैसे कि मैंने बताया, ब्रेक फेलियर एक रीजन समझ आया है, ब्रेक फेलियर एक रीजन बाहर आया है। लेकिन इसमें जो अधिकतर जाने गई हैं वो औरतों की जाने गई हैं। और जिस तरह से इस एक्सीडेंट, जिस तरह से ये जो एक्सीडेंट हुआ, एक पिकअप वैन, ओवरलोडेड पिकअप वैन जो एक कमर्शियल पर्पस के लिए, जो सामान को ढोने के लिए यूज की जाती है, उस पे लोग बैठे हुए थे और वो भी 10 लोग नहीं, 25 लोग नहीं, 30 लोग बैठे हुए थे, इनफैक्ट उससे ज्यादा बैठे हुए थे। तो ये ओवरलोडेड गाड़ी, इसको पहली बात, ये रोड पे ऐसे प्लाई कैसे कर सकती है, ये रोड पे ऐसे चल कैसे सकती है? परिवहन मंत्री या परिवहन विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं लेता है और इसकी वजह से पिकअप वैन के इतने एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो सामने आते हैं और लगातार कुछ भी नहीं किया जाता है। आप हिंदुस्तान को देखेंगी तो यहाँ इंसान की जिंदगी से ज्यादा सस्ता कुछ नहीं है। जो गार्बेज है, जिसमें कचरा अलग करते हैं, कागज पॉलीथीन अलग करके लोग बेचते हैं, उसकी जिंदगी भी इंसान से ज्यादा कीमती है। इंसान यहाँ निहायत फिजूल के मान लिए गए। आप उनको दिन भर कतार में खड़ा कर सकते हैं बिना किसी काम के। आप उनको गैस की कतार में पूरे पूरे दिन खड़ा करके रख सकते हैं कि गैस सिलेंडर चाहिए, पूरे दिन खड़े रहो। इंसान को एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए किसी मुसाफिर गाड़ी की जरूरत नहीं है। जिस पिकअप में 35-36 लोगों को ढो के ले जाया जा रहा था, मजदूरों को, 30 बोरा तेंदुपत्ता भी था उनका तोड़ा हुआ जी। उसकी कैपेसिटी मैंने देखी है, उसमें 24 गैस सिलेंडर आते हैं कुल। 24 गैस सिलेंडर जितनी जगह में आ सकते हैं, वहां पे 35-36 लोग और 30 बोरा तेंदुपत्ता ये था वहां पे जी। कुल मिलाकर हालत यह है कि इंसान की जिंदगी को यहाँ घूरा मान लिया गया है। किसी गाड़ी में जिसमें लोगों को नहीं ढोना चाहिए, जिसमें जानवर भी नहीं ढोना चाहिए, उसके लिए क्रूएल्टी का जो कानून है, एनिमल क्रूएल्टी के अगेंस्ट जो कानून है वो ज्यादा कड़ा है इसके मुकाबले जी। जानवर को अगर आप एक कैपेसिटी से ज्यादा टकराते हुए ढो कर ले जाते हैं तो आपको सजा हो सकती है। इंसान को आप मार डालें तो भी कोई सजा नहीं होगी। ये तो मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है जी। कि 19 लोग एक साथ मर गए, इसलिए सरकार थोड़ी सी हिली हुई दिख रही है। लेकिन सबसे पहले शोक आ गया, फिर श्रद्धांजलि आ गई, फिर राहत आ गई, मदद आ गई, खत्म हो गया मामला। बिल्कुल। पूरे छत्तीसगढ़ में आज भी मालवाहक गाड़ियों में ही इंसान ढोए जा रहे हैं। बिल्कुल। किसी इंसान की जिंदगी की कीमत एक बोरा आलू से ज्यादा नहीं है यहाँ पर। ये मान लिया जाता है, चाहे पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो रही है, चाहे चुनावी रैली हो रही है, इन्हीं गाड़ियों में लोगों को ढोया जाता है। मैंने अपने कॉलोनी में स्कूल यूनिफॉर्म की लड़कियों को एक पिकअप वैन में 20-25 लड़कियां, पिकअप वैन से भी छोटा हाथी कहलाती है गाड़ी, वो
20 से 25 लड़कियों को खड़े होके जाते हुए देखा है। किसी स्कूल फंक्शन में जा रही थी, सारी की सारी सफेद रंग की एक जैसे यूनिफॉर्म में थी। इंसान की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। हाँ, ये ट्रांसपोर्ट जो है इसके करप्शन की बहुत कीमत है। यहाँ पे जिस कवर्धा में ये हुआ है जिस कवर्धा में ये हुआ है वहीं पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का बैरियर है, मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे। वहां रात दिन वसूली उगाही चलती है उसी बैरियर पे, जहां ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का पूरा ध्यान जो है वसूली और उगाही पे लगा होगा। आपको क्या लगता है, उनको जानवरों की तरह, गाय बकरी की तरह अगर ढो के इंसान ले जा रहे हैं, उनके सेहत पे क्या फर्क पड़ना है इनसे? ये सब बकवास बात है हिंदुस्तान में कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र पुत्री हैं, कुछ नहीं है। ये इसी तरह मरने के लायक मान लिए जाते हैं, ऐसे ही मर रहे हैं। ये जितने गरीब आदिवासी गांव के लोग जो हैं, पूरी बसों को, सरकारी बसों को बंद कर दिया सरकार ने। प्राइवेट बसें गांव तक जाती नहीं है और कोई साधन नहीं है गांव के लोगों के ट्रांसपोर्ट के लिए। आपने उनसे गाड़ियां पहले छीन ली। सरकारी गाड़ियां, सरकारी बसें गांव गांव तक जाती थीं। अब जो आप आलीशान एयर कंडीशन बसें देखती हैं, ये केवल बड़े शहर से बड़े शहर के बीच चलती हैं। इनका किसी छोटी जगह से लेना देना नहीं रहता। कौन एसी स्लीपर का टिकट कटाएंगे गांव के लोग? ये हाईवे पे चलती हैं, ये हाईवे से नीचे ही नहीं उतरती हैं। नीचे के लोगों के लिए ट्रैक्टर ट्राली, नीचे के लोगों के लिए इस तरह की मालवाहक गाड़ियां, जानवरों को ढोने वाली गाड़ियां, यही है उनकी जिंदगी में। ये बहुत ऑर्गेनाइज्ड काम है सरकार के तरफ से भी। ऐसा थोड़ी है सरकार को नहीं मालूम है कि गांव के लोगों के लिए केवल मालवाहक गाड़ी रह गई है। सबको मालूम है सरकार में कोई दबी छुपी चीज नहीं है। सरकार रात दिन देखती है इसी बात को कि ये लोग मालवाहक में ही चलते हैं। मैंने अपने एडिटोरियल में लिखा है कि राजधानी रायपुर में जो म्युनिसिपल की 3D गाड़ी और जेसीबी जो चलती है, उसका जो मेटल बकेट रहता है जिसमें कंक्रीट के टुकड़े उठाते हैं, मलबा उठाते हैं, उसमें 5-5, 6-6 महिला मजदूर को बैठा के राजधानी रायपुर की सड़कों पे दौड़ाते हैं। महिला मजदूर उसमें बैठी रहती है। गरीब की जिंदगी की यही कीमत है। जिसमें 24 सिलेंडर आते हैं, उसमें 36 लोग और 30 बोरा पत्ता ये भरा हुआ था। आपको अंदाज होगा एक सिलेंडर कितना रहता है। एक इंसान को उससे भी कम जगह मिली है। एक साथ जला दिया गया है इनको। आप अभी बात कर रही थी कुछ। बिल्कुल, मेरा सवाल अगला वही है कि आपने जैसा बताया कि कीमत बिल्कुल नहीं है, उनकी जिंदगी की कीमत भी नहीं है, और उनकी मौत के बाद भी ये सुनिश्चित नहीं किया जाता कि उन्हें न्याय तब भी मिले। क्योंकि कवर्धा में जिस तरह से 19 लोगों की मौत हुई, उनका जो अंतिम संस्कार हुआ, मैं आपको बता दूं, होम मिनिस्टर, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर विजय शर्मा मौजूद थे, क्योंकि वो खुद कवर्धा के रहने वाले हैं। जैसे उन्होंने इस एक्सीडेंट के बारे में सुना, वे वैसे ही कवर्धा के लिए रवाना हो गए थे और कवर्धा में जाके उन्होंने वहां के गांव वालों से मिले, वहां के पूरे आई विटनेसेस से मिले, गांव वाले के परिवारों से मिले। लेकिन उन्हीं के प्रेजेंस में वहां पर 2 पायर में, यानी 2 चिताओं में ही 19 लोगों की लाश को जला दिया जाता है। और ये जस्टिफिकेशन दे दिया जाता है कि ये ट्राइबल कल्चर है कि सबको एक साथ जला दिया जाए। ये अटपटी बात सी लगती है कि किस तरह से इसके बाद जस्टिफिकेशन भी दिया जाता है जब सवाल पूछा जाता है। तो आपको क्या लगता है, ये किसी ट्राइबल कल्चर का पार्ट है कि सबको एक साथ ही जला दिया जाए? कि एक फैमिली के मेंबर हैं, 8 लोग एक ही फैमिली से थे, तो उनको सबको एक साथ जला दिया जाए, फिर दूसरी चिता लगाएं और दूसरे परिवार के लोग जले उसमें? मुझको तो पूरी जिंदगी इस आदिवासी छत्तीसगढ़ में रहते हो गई है। मैं 45-50 साल से तो अखबार नवीसी में हूँ। मैंने कभी ऐसी बात नहीं सुनी है। लेकिन मैं अथॉरिटी नहीं हूँ ट्राइबल कल्चर पर। अगर छत्तीसगढ़ के होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम ने कहा है, हो सकता है उन्होंने सच कहा और मेरी जानकारी न हो। मैंने नहीं सुना है। मैंने आज तक कभी देखा भी नहीं है। मैंने तो आदिवासियों के अधिकतर समुदाय ऐसे देखे हैं जिसमें दफनाया जाता है, जिसमें जलाया नहीं जाता है। छत्तीसगढ़ में तो कबीरपंथी भी दफनाते हैं। यहाँ दफनाने का कल्चर ज्यादा है अगर संस्कृति की बात करेंगी तो। मैंने ऐसा एक साथ जलाना तो नहीं देखा है, हालांकि एक साथ मरना देखा है मैंने पुलिस की गोलियों से नक्सलियों को, गांव के बेकसूर लोगों को मरते देखा है। एक जगह तो 16 या 17 लोगों को ताड़मेटला या कहीं पे सुरक्षा बलों ने बेकसूर लोगों को मार दिया था, जो जुडिशियल इंक्वायरी में सामने आया है।
लेकिन ऐसा एक साथ जलाया जाना मुझको कहीं का याद नहीं है। हो सकता है लकड़ी कम पड़ रही हो। जो जंगल को बचाते हैं, जो जंगल में रहते हैं, उनको जलाने के लिए भी लकड़ी कम पड़ रही है, क्योंकि लकड़ी जो है वो तो शहरों में सोफा और बाकी फर्नीचर बनाने के लिए ज्यादा लगती है, और मंत्रियों के बंगलों में ज्यादा लग रही, जैसे कि हमारी बातचीत चल रही थी। हाँ, ऐसा सैकड़ों करोड़ से एक एक बंगले बन रहे हैं, सैकड़ों करोड़ से, तो हो सकता है उसमें लग रहा हो। लेकिन आदिवासी को जलाने के लिए लकड़ी कम पड़ रही है इसलिए जला दिया गया, तो भी बहुत दर्दनाक है ये। वही आदिवासी हैं जो जंगल को बचा के रख रहे हैं, वरना हमारे जैसे शहरी लोग तो जाके पूरा जंगल को लूट के ले आते और अपने घर का फर्श, छत, दीवार सब लकड़ी से मढ़ देते। आदिवासी का यही हाल है कि वो गाय बकरी की तरह मारा जाए किसी एक्सीडेंट में, इसी तरह से लद के उसको बोरियों की तरह लाद के उसको ढोया जाए, उसको बेकसूर को नक्सली बता के मार डाला जाए, उसको बेकसूर को नक्सली बता के उसका झूठा सरेंडर कर दिया जाए। और ये इस सरकार के आने से नहीं हुआ है, ये अनंत काल से यहाँ चले आ रहा है। मैं तो मध्य प्रदेश के समय से आदिवासियों के लिए सरकारों का और शहरी लोगों का यही रुख देखते आ रहा हूँ। इनकी जिंदगी यही है। मुझको लगता है एक रहम इनके ऊपर करना चाहिए। देश की राष्ट्रपति को ये कहना चाहिए कि ये अब मेरे दत्तक पुत्र पुत्री नहीं है, क्योंकि हम इनके लिए कुछ नहीं कर सकते, न हम इनको बचा सकते, न गोलियों से बचा सकते, न जानवरों जैसे बर्ताव से बचा सकते, न इनको हक दिला सकते। कम से कम अपना नाम तो हटा लो राष्ट्रपति महोदया, आप आदिवासी हो, आप तो कम से कम छोड़ छुट्टी कर लो इनके साथ, इनको मरने दो, ये ऐसे ही मरेंगे। आपने जैसे कि कहा कि ट्रांसपोर्ट बैरियर्स लगे होने चाहिए थे। हमने तो यूजुअली देखा है कि जो ट्रांसपोर्ट बैरियर्स हैं वो हर जगह लगे हुए रहते हैं जहां पे व्यवस्थित एक सिस्टम होता है, लेकिन यहाँ पर ऐसे कोई बैरियर भी नहीं थे, स्टेट हाईवे के तो बिल्कुल भी नहीं थे। और इनफैक्ट जो रोड्स की कंडीशन थी, जिस रोड पे ये हादसा हुआ, उस रोड की कंडीशन भी बहुत गई गुजरी थी। हम देख रहे हैं कि किस तरह से इस बार का जो इलेक्शन है, और भारतीय जनता पार्टी इस पर लगातार कहती आई है कि देश के जितने भी रोड्स हैं उन्होंने बनाए हैं, और इनफैक्ट कवर्धा तो अब उनका कहीं ना कहीं उनका ही एक क्षेत्र हो गया है। लेकिन वहीं पे ही अगर आप देखें, डिप्टी सीएम कवर्धा से आते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस रोड पे ये हुआ उस रोड की कंडीशन भी बहुत बुरी थी। सरकार से जवाब भी मांगा गया है, सरकार से चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले का, बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया है, और इनफैक्ट 24 तारीख को इसकी सुनवाई भी होगी। सर, किस तरह से आपको लग रहा है कि न्याय सुनिश्चित की जा सकती है? 5 लाख रुपए दे दिए गए हैं, गवर्नमेंट द्वारा कहा गया है कि 5 लाख रुपए उनको मिल जाएंगे, लेकिन वो चाह रहे हैं 1 करोड़ का कॉम्पनसेशन और जॉब, उनके फैमिली में किसी एक को जॉब मिल जाए। लेकिन ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, ये डिमांड बस डिमांड बनकर रह जाएगी। 5 लाख दे दिए गए हैं, वही उनपे एक एहसान की तरह जता दिया गया है गवर्नमेंट द्वारा। 50,000 उनको दिया गया है जो इंजर्ड हुए इस पूरे इंसिडेंट में। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 24 तारीख को इस हियरिंग में होगा, क्योंकि चीफ जस्टिस ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है? देखिए, कल सुबह हमने इस पे एडिटोरियल लिखा था और मैंने उसको पूरे स्टेट में लोगों को भेजा था, बहुत सारे वकीलों को भी भेजा था। मैंने इसमें सवाल भी उठाया था कि हाईकोर्ट भी इसमें कुछ नहीं करेगा, ऐसा मुझको लग रहा था। कल दोपहर के बाद खबर आई कि चीफ जस्टिस ने इस पे PIL दर्ज की है। मुझको ठीक लग रहा है। मुझको लग रहा है कि एक चीफ जस्टिस जो हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के कुछ मुद्दों को छू रहे हैं, सड़कों की बात को उठा रहे हैं, आदिवासियों की बात को कहीं पर छू रहे हैं। ये मुझको लगता है कि जुडिशरी को इतना प्रोएक्टिव तो होना चाहिए, जब सरकार और अपोजिशन दोनों के दोनों कुछ नहीं कर रहे हैं, उस हालत में अदालत को तो अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहूंगा, ये बीजेपी गवर्नमेंट अकेले जिम्मेदार नहीं है। ये वही कवर्धा है जहां से मोहम्मद अकबर विधायक थे कांग्रेस गवर्नमेंट में, भूपेश बघेल के एक सबसे ताकतवर मंत्री थे, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी थे, जिस ट्रांसपोर्ट महकमे को हम कोस रहे हैं। पूरे प्रदेश का ट्रांसपोर्ट महकमा अकबर के ही मातहत था, अकबर ही वन मंत्री थे। ये पूरा का पूरा वन का इलाका है। अगर इस इलाके के मोहम्मद अकबर को वोट दे के जिताने वाले जो बैगा ट्राइब के लोग थे, आज अगर उनकी ये दुर्गति है कि लाश जलने को लकड़ी अगर मान लीजिए नहीं मिल रही है तो, या मरने के लिए मौत थोक में मिल रही है तो, इसके लिए पिछली कांग्रेस गवर्नमेंट भी इतनी ही जिम्मेदार है। उसने भी कोई काम नहीं किया। ये सड़कें कोई रातों रात 4 महीने में थोड़ी बिगड़ गई हैं।
ये तो बिगड़ी हुई है सड़कें शुरू से। यही हाल है इन सड़कों का, चाहे ये सरकार रहे पिछली सरकार रहे। और आपको दिलचस्प बात बताता हूँ, अविभाजित मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो यही भूपेश बघेल पिछले मुख्यमंत्री यही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे। यही ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उस वक्त भी ट्रांसपोर्ट विभाग का यही हाल था। ये अविभाजित मध्य प्रदेश के समय से ये प्रदेश का सबसे भ्रष्ट विभाग बना हुआ है, तब भी अब भी। ये भ्रष्ट विभाग की आपने बात कही, वसूली होती रहती है, जगह जगह ये बैरियर्स बना के वसूली की जाती है, तो ये छत्तीसगढ़ में भी काफी प्रिवेलेंट है। इस पे कई मीडिया हाउसेज ने बहुत स्टोरीज भी की हैं, इस पे एक्शन भी होता है तुरंत, लेकिन तुरंत ही वो एक्शन, उसका इम्प्लीमेंटेशन भी खत्म हो जाता है। इस वसूली के बारे में जरा बताइए कि किस तरह से ये वसूली होती है जगह जगह। मैं एक बड़ी राज की बात आपको बतला रहा हूँ, किसी ने नहीं बताई होगी। जी। जब पुष्पक विमान आ रहा था ना लंका से, भगवान राम सीता सबको लेके अयोध्या के लिए, नंबर प्लेट नहीं थी उस पे, उसका भी आरटीओ वालों ने वसूली कर ली थी, चालान नहीं किया था, वसूली कर ली थी। तो ये आरटीओ का भ्रष्टाचार ये तब से चले आ रहा है, एक दिन भी रुका नहीं है। हाँ। द्वापर त्रेता जो युग है उसमें चले आ रहा है। इसको मैं नहीं कह रहा हूँ, नितिन गडकरी बार बार बोलते हैं, सार्वजनिक रूप से मंच और माइक पे कैमरों के सामने बोलते हैं कि हम जो ये टोल टैक्स को ऑटोमेटिक कर रहे हैं, फास्ट टैग लगा रहे हैं, सैटेलाइट ट्रैकिंग करेंगे, ये पूरा का पूरा हम ट्रांसपोर्ट का, आरटीओ का संगठित भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए करेंगे। ये परले दर्जे का भ्रष्ट विभाग है, उसको थोड़ी सी दिक्कत है अभी। इस विभाग के मंत्री मुख्यमंत्री हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। मैं आपको मध्य प्रदेश के समय से आज तक का बताता हूँ, मुख्यमंत्री ट्रांसपोर्ट का विभागीय मंत्री कभी नहीं रहा, क्योंकि भयंकर बदनाम विभाग है। इसको किसी दूसरे को देते हैं, भ्रष्टाचार उतना ही करवाती है सरकार या सत्तारूढ़ पार्टी, खुद मंत्री नहीं रहते हैं। ये किसी और के कंधे पे रखी, किसी और के कंधे पर। ये जो है, ये मुख्यमंत्री खुद क्यों बने हैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, मुझको समझ में नहीं आ रहा है। छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं ये। अजीत जोगी बनते समय आदिवासी गिना रहे थे, बाद में साबित हो गया नहीं है आदिवासी। विष्णुदेव साय खालिस आदिवासी मंत्री मुख्यमंत्री हैं। क्यों ये ट्रांसपोर्ट जैसे विभाग को अपने पास रख रहे हैं और सुधार भी नहीं पा रहे हैं। हालत ये है, मैं बताऊं आपको, गली गली पे लोग मारे जा रहे हैं रोज। मैं लिख लिख के थक जाता हूँ, बोल बोल कर कैमरे के सामने थक जाता हूँ मैं। इतनी मौतें हो रही है, इतनी मौतें हो रही है छत्तीसगढ़ में। और ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस, ये दो विभाग अगर ईमानदारी से काम करें, बिना संगठित भ्रष्टाचार के अगर ये दो विभाग काम करें, जिला पुलिस का ट्रैफिक और प्रदेश का ट्रांसपोर्ट, अगर ये संगठित भ्रष्टाचार के बिना काम करें, आप नोट कर लीजिए, मौतें आधे से कम रह जाएंगी। तो मैं इनको मौतों के लिए जिम्मेदार विभाग भी मानता हूँ। कोई नया नहीं है, 4 महीने में नया भ्रष्टाचार नहीं हुआ है, लेकिन इन 4 महीने में बंद भी कुछ भी नहीं हुआ है। जो भोपाल से चल रहा था वही आज तक चल रहा है। इसके रुख में कुछ नहीं बदलता है। सरकारें आती जाती हैं, मंत्री मुख्यमंत्री आते जाते हैं, ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक, इसका भ्रष्टाचार ज्यों का त्यों चलते रहता है। अभी फिर कह रहा हूं मैं, अभी फिर पुष्पक निकलेगा ना इधर से, फिर उसका पैसा वसूल लेंगे ये लोग। जी सही कह रहे हैं आप। आपके और मेरे बात करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि जब चीफ जस्टिस फटकार लगाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है बहुत खुले तौर पर हुआ है और इस इंसिडेंट से बहुत एक्सपोज हो गई है सरकार, आपको लगता है कि कोई उम्मीद जताई जा सकती है कि आने वाले दिनों में शायद विष्णुदेव साय को थोड़ी सी एक डिसअपॉइंटमेंट हो अपने इस डिपार्टमेंट में और वो कुछ कर दिखाएं? इस केस में 2 चीफ शामिल हैं, एक चीफ जस्टिस और एक चीफ मिनिस्टर, जो कि विभागीय मंत्री भी हैं। 2 चीफ शामिल हैं, लेकिन इन दोनों के ऊपर एक शब्द भारी है, वो है चीप ट्राइबल लाइफ। ट्राइबल लाइफ इतनी सस्ती है, और भी 3-4 तरह के चीफ मिल जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। आप देखिए, आदिवासी जनजाति आयोग जो है देश के, जनजाति आयोग, किसी की नींद नहीं खुली है इसके ऊपर। मैंने तो नहीं पढ़ा है कोई नोटिस। मैंने भी ऐसा कुछ भी नहीं। आपने पढ़ा है क्या? कुछ भी उन्होंने किया हो या उनके कोई स्टेटमेंट आई हो, कुछ भी नहीं। ठीक है, वो केवल संवैधानिक सहूलियतें लेके बैठे हैं दिल्ली में। प्रदेश में जब बनेगा, यहाँ भी संवैधानिक सहूलियत लेते रूलिंग पार्टी के लोग बैठ जाएंगे। थोक में मरे हैं 1.5 दर्जन से ऊपर, 1.5 दर्जन महिलाएं, 1 आदमी। महिलाओं में 2 लड़कियां हैं नाबालिग।
इतने लोग थोक में मरे हैं, इतने थोक में मरे हैं, इतने सारे मरे हैं, इतने बेकसूर मरे हैं कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस नोटिस जारी कर रहे हैं। राज्य सरकार का एक भी शब्द नहीं आया कि पूरे प्रदेश में इसको रोक दिया जाएगा, पूरे प्रदेश में नहीं चलने दिया जाएगा। अभी अरुण साव जी का एक स्टेटमेंट आया है, वो अपना दुख प्रकट कर रहे हैं कि बहुत उन्हें कंडेम कर रहे हैं इस पूरे इंसिडेंट को और कह रहे हैं कि बहुत दुखद ये घटना हुई है। लेकिन जैसा कि आपने कहा, उनके तरफ से भी ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, क्योंकि ये बहुत बोल्ड मूव है, जो मुझे लगता है कि एक बहुत बोल्ड एक्शन को भी कॉल करेगी। लेकिन आपको लगता है बोल्ड मूव करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तैयार है? मैं पार्टी का तो नहीं कहता, क्योंकि पार्टी एक सीमा के बाद सरकार में बैठे लोगों को सत्ता दे देती है। हाँ। पार्टी हर चीज तय नहीं करती, लेकिन सरकार में जो लोग बैठे हैं, मैं आपको बतला सकता हूं, कैमरे के तरफ देखकर भी बोल सकता हूं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अगर इस पल ये तय कर लें कि आज के बाद एक भी मालवाहक गाड़ी में एक भी इंसान सफर नहीं करेगा, अगर वो तय कर लेते हैं इस पल, तो अगले पल से लागू हो सकता है। अगर ये लागू नहीं हो रहा है तो शायद तय नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, ये बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है जो आया है सुनील जी की तरफ से कि किस तरह से ये जो जाने गई हैं, सरकार को एक्सपोज तो किया ही है, लेकिन विष्णुदेव साय के कंधों पर अब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये बड़ी जिम्मेदारी है कि क्या वो बोल्ड मूव लेने के लिए तैयार हैं, क्या वो एक इस पूरे धांधली वाले सिस्टम को बंद करने के लिए तैयार है जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लगातार वसूली के तौर पर चलता आया है। क्या वो इस पूरे सिस्टम को भी बंद करने के लिए तैयार है कि पिकअप वैन जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए, जो सामान ढोने के लिए यूज होता है, उसमें जिंदा लोग, इनफैक्ट ह्यूमंस उसमें ट्रैवल नहीं करेंगे, ना उनकी डेड बॉडीज और ना ह्यूमंस किसी भी वे में और किसी भी अवतार में। और क्या इस चीज के लिए विष्णुदेव साय रेडी हैं? उनके दोनों डेप्यूटीज ने स्टेटमेंट तो दे दिए हैं, विष्णुदेव साय ने भी अपना स्टेटमेंट दे दिया है, लेकिन अपना स्टेटमेंट दे देने भर से एक्शन नहीं हो जाता है ऑन द ग्राउंड। और इसलिए अब सबसे बड़ा सवाल सुनील जी ने विष्णुदेव साय और उनके पूरे गवर्नमेंट से पूछ लिया है, क्या इस बोल्ड मूव के जरिए हमें एक नया चेंज आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा? ये देखना खास होगा। आज के राउंड अप पे बस इतना ही। मैं सुमी केवल पटेल विदा लेती हूं वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे के साथ। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और पूछते रहिए ये सारे बोल्ड सवाल।